Hello everyone, myself Dr. Shreya Goyal and today we are going to discuss demographic statistics in obstetrics, right? So demographic statistics, पहले इसको देखते हैं कि ये आखिर होता क्या है. So demographic जो वर्ड आता है, demographic वर्ड आता है पॉपुलेशन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स या डेटा को हम क्या बोलते हैं, demographic वर्ड उसके लिए आता है. ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड हम जब बात कर रहे हैं तो दैट इज डेमोग्राफिक एंड स्टैटिस्टिक्स वी ऑल नो. आप लोगों ने रिसर्च और स्टैट की क्लास ली है तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या आती है. स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कॉस्पा. व्हाट इज दिस कॉस्पा? दिस इज कलेक्शन. कॉस्पा एक ट्रिक है. ठीक है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजिंग या समराइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. तो किसी डेटा को कलेक्ट करना, उसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना, उसको समराइज करना, उसको ढंग से प्रेजेंट करना और उसके बेसिस पे एक एनालिसिस बनाना और लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचना, ये सब किसके अंडर आता है? ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है. और जब हम ऑब्स्टेट्रिक्स में इसको देख रहे हैं तो ये कहलाता है डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स इन ऑब्स्टेट्रिक्स. राइट. सो डेमोग्राफिक ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है, अगर साधारण भाषा में कहें, तो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड डेटा को पॉपुलेशन लेवल पर हम स्टडी करते हैं. या फिर इसको पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी करना, यानी किस एज ग्रुप में प्रेगनेंसी ज़्यादा हो रही है, मेटरनल मोर्टालिटी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, रूरल एरिया में कितना रेट चल रहा है, अर्बन एरिया में कैसा रेट चल रहा है, कि कौन से ज़्यादा डिजीज़ेस प्रेवलेंट हैं, कौन से डिजीज़ेस कम प्रेवलेंट हैं, कौन से डिजीज़ेस रूरल एरिया में हो रहे हैं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट रूरल में ज़्यादा है या अर्बन में ज़्यादा है, मॉर्बिडिटी फीटस की और मदर की कहाँ ज़्यादा हो रही है, रूरल में अर्बन में. राइट. ये सारे डिफरेंसेस हम इस के थ्रू जान सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हमें मैंने जैसे बताया, बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट, तो ये सारे डेटा हमें मिल जाते हैं जब हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स. ठीक है, और वो भी डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स मींस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स की स्टडी कर रहे हैं. तो इसके लिए अब ये जो डेटा कलेक्शन होता है और इसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, तो डेटा कलेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो यहाँ पे बता रखा है. तो डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, पेशेंट का नेम, एज, डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड एड्रेस. मैरिटल स्टेटस, तो सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडोड है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. इसके अलावा इसके अलावा आता है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, रिफ्लेक्ट्स फर्टिलिटी एंड फेकंडिटी. तो फर्टिलिटी और फेकंडिटी में क्या डिफरेंस होता है? फेकंडिटी होती है कैपेसिटी टू कंसीव एंड फर्टिलिटी होती है कि कितनी प्रेगनेंसी हो चुकी है या कितनी बार कंसीव कर लिया है फीमेल ने. फेकेंडिटी क्या है? एक कैपेसिटी है कि ये पर्टिकुलर फीमेल कंसीव कर सकती है, इट इज द कैपेसिटी. लेकिन फर्टिलिटी ये ये शो करता है कि कितनी बार प्रेगनेंसी हो चुकी है. ठीक है, तो प्रेगनेंसी सून आफ्टर मैरिज, हाई फेकंडिटी. तो जैसे ही मैरिज हुई उसके बाद ही तुरंत अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो हम कहेंगे हाई फेकंडिटी है. मींस जो कंसीव करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है. ठीक है, तो फेकंडिटी क्या है? एक तरह से हम कह सकते हैं ये कैपेसिटी है टू कंसीव. फिर आता है प्रेगनेंसी आफ्टर लॉन्ग टाइम विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन, तो लो फेकंडिटी. तो फेकंडिटी कैपेबिलिटी है कंसीव करने के लिए, अगर विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन बहुत देर में प्रेगनेंसी हो रही है मैरिज के बाद, तो हम इसे क्या बोलते हैं? लो फेकंडिटी बोलते हैं. ठीक है, तो फर्टिलिटी मैंने बताया, फर्टिलिटी होता है एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन और लाइव बर्थ. और फेकंडिटी क्या है? कैपेसिटी टू कंसीव. ठीक है, तो कैपेसिटी कैसे पता चल रही है? अगर किसी की मैरिज हुई और मैरिज के थोड़े टाइम बाद ही प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है,
तो उसे हम हाई फेकेंडिटी बोलेंगे कि कैपेसिटी ज़्यादा है। और अगर बिना कॉन्ट्रासेप्शन के मैरिज के बाद भी बहुत टाइम बाद प्रेगनेंसी हो रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, लो फेकेंडिटी बोला जाता है। नेक्स्ट कम्स एजुकेशन लेवल। तो एजुकेशन लेवल पे जो मदर है उसका एजुकेशन लेवल देखा जाता है, नो फॉर्मल एजुकेशन है, प्राइमरी करा है, सेकेंडरी करा है, टर्शरी करा है, या फिर अदर कोई डिग्री ले रखी है, तो इसके बारे में लिखा जाता है। ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन देखा जाता है। हेल्प्स एक्सप्लेन फटीग, स्ट्रेस, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। तो इससे पता चलता है कि मदर कहाँ जहाँ काम करती है उसके अकॉर्डिंगली मदर की हेल्थ पर क्या इफेक्ट आ रहा है, फीटस की हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि कौन से एरिया में जो मदर्स हैं, कितनी मदर्स वर्किंग है, और उनके जो बच्चे हैं कितने हैं, इस हिसाब से डेटा कलेक्ट किया जाता है। एडवाइस, रिड्यूस हैवी फिजिकल एक्टिविटी। तो मदर्स को एडवाइस किया जाता है कि जो हैवी फिजिकल एक्टिविटी है उसे कम करें, राइट। इसके अलावा हस्बैंड ऑक्यूपेशन, हस्बैंड का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, जिससे कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पता चलता है। और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पता होने से हमें बहुत चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि मदर की डाइट कैसी है, ठीक है, मदर का इम्यूनाइजेशन कैसा चल रहा है, ढंग से प्रॉपर जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो है या नहीं है, ठीक है। लो स्टेटस, रिस्क ऑफ एनीमिया रहता है। अगर लो इकोनॉमिक स्टेटस है तो एनीमिया के चांसेस रहते हैं, प्री एक्लेम्सिया के चांसेस रहते हैं, प्री मेच्योरिटी के चांसेस रहते हैं, राइट। हेल्प्स इन रियलिस्टिक फैमिली प्लानिंग एडवाइस। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि कहाँ फैमिली प्लानिंग एडवाइसेस देने की ज़रूरत है। जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ना, वो सारे ये डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक से डेटा कलेक्ट करके एक कंक्लूजन पे आके फिर जाके वो प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं कि कहाँ पे कौन से एरिया में इसकी ज़्यादा नीड है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं। इसके अलावा हाउस वाइफ, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें पता करनी ज़रूरी है। रेसिडेंस, किस एरिया में जो मदर है वो है अर्बन एरिया है, शहरी इलाका है, या रूरल एरिया है, या गांव का इलाका है, या सेमी अर्बन, ठीक है। फिर आता है रिलीजन। तो रिलीजन रेलेवेंट फॉर डाइटरी हैबिट्स, कल्चरल प्रैक्टिस एंड हेल्थ बिलीव्स। इसमें क्रिश्चियन आता है, हिंदू, मुस्लिम, ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। एथेनिसिटी या ट्राइब कौन सी है, इसको कलेक्ट किया जाता है डेटा, ये डेटा लिया जाता है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, लो है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, ये देखा जाता है। ब्लड ग्रुप पता करना ज़रूरी है, क्यों, टू प्रिवेंट आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी के केसेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करा जाता है, ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि कितनी पॉपुलेशन में कितने आर एच नेगेटिव या आर एच पॉजिटिव फीमेल्स हैं, और कितने आर एच इनकम्पैटिबिलिटी के केसेस आते हैं, ये भी जानने को मिलता है। फिर आता है आर एच फैक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑब्स्टेट्रिक डेटा, LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, ये नोट किया जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें ये लेना ज़रूरी है, ऑब्स्टेट्रिक डेटा। एस्टिमेटेड ड्यू डेट, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD कैसे कैलकुलेट की जाती है ये आपको पहले भी बता रखा है। तो इसके लिए नीगल्स फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इसमें 9 मंथ्स एंड 7 डेज हम ऐड करते हैं, 9 मंथ्स एंड 7 डेज ऐड किए जाते हैं, किसमें, LMP में, जिससे हमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ या एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी मिल जाती है। मोड ऑफ डिलीवरी, अगर तो बच्चा डिलीवर हो चुका है तो डिलीवरी कैसी थी, वेजाइनल थी, सिजेरियन थी, या इंस्ट्रूमेंटल थी, ये पूछना ज़रूरी है। कई बार एपिजियोटोमी भी हुई होती है, तो हमें ये पूछना होता है कि बड़े ऑपरेशन से हुआ है बच्चा, छोटे ऑपरेशन से, तो छोटे ऑपरेशन जनरली लेमैन लैंग्वेज में बोला जाता है कि एपिजियोटोमी। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, पीरियड ऑफ जेस्टेशन एक्सप्रेस्ड इन कंप्लीटेड वीक्स, पीरियड ऑफ जेस्टेशन मतलब कितना महीने का बच्चा है, ये पूछा जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी काउंट फ्रॉम LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट किया जाता है। लेट प्रेगनेंसी काउंटेड फ्रॉम EDD, ठीक है। मोस्ट रिलायबल एक्यूरेट LMP रहता है। अगर किसी महिला को अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट याद रहती है तो वो मोस्ट रिलायबल एक डेटा होता है। इफ LMP अननोन, अगर किसी को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आए थे वो नहीं पता है, और वो किस में चल रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही थी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर USG इज मोर रिलायबल। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का USG देखा जाता है, जिससे हमें बहुत चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। फिर इसके अलावा हमें जो हिस्ट्री लेनी है उसमें ग्रेविडा, पैरिटी, टर्म, प्री टर्म, मिसकैरेज, लिविंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे कि मिसेस RL कोई है, उनका G4 है, यानी 4 बार उनको प्रेगनेंसी हो चुकी है, पैरिटी 2 है, ठीक है। और
इसका मतलब ग्रेविडा 4 है, 2 टर्म डिलीवरीज हैं, एक मिसकैरेज हुआ है और 2 लिविंग है। ठीक है, ए GPA आता है ना, ए से अबॉर्शन होता है, तो ए यहाँ पे 0 दे रखा है, तो A0 का मतलब है कि एक भी अबॉर्शन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आता है एक मिसकैरेज है और 2 इनका लिविंग चाइल्ड है। ठीक है, तो ऐसे करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ग्रैंड मल्टीपेरा, तो ग्रैंड मल्टीपेरा किसे कहते हैं, जिसकी अभी तक 4 या 4 से ज़्यादा डिलीवरी हो चुकी है, उसे ग्रैंड मल्टीपेरा बोला जाता है। रिकॉर्ड्स प्रीवियस प्रेगनेंसीज क्रोनोलॉजिकली, तो जब रिकॉर्ड करते हैं ये डेटा, तो प्रीवियस प्रेगनेंसी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक एक करके रिकॉर्ड करते हैं। इंक्लूड एंटीनेटल एंड इंट्रानेटल केयर, complications outcomes, long gap between pregnancies require careful supervision, spacing minimum 2 years between births। ठीक है, मिनिमम 2 years का गैप देना ज़रूरी है प्रेगनेंसीज के बीच में, ये भी बताना ज़रूरी होता है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं, कैसे लिया जाता है, साइकिल की लेंथ, ड्यूरेशन, ब्लड फ्लो कैसा है। LNMP लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आए थे, जिससे कि हम EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट कर सकें। देखो यहाँ पे आ गया नीगल्स फार्मूला, तो नीगल्स फार्मूला क्या होता है, एट 9 months एंड 7 days टू फर्स्ट डे ऑफ LMNP। ठीक है, फिर आता है IVF, तो LMP टेक्स एज 14 days बिफोर एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में 14 days पहले जब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया था, उसके 14 दिन पहले को LMP लिया जाता है। इसके अलावा पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, कहीं टीबी तो नहीं था पहले, ट्यूबरक्लोसिस की, यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है कोई, सर्जिकल, जनरल और गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज की हिस्ट्री ली जाती है कि आपको कोई सर्जरी हो रखी है नहीं हो रखी है पहले। फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, टीबी, हेरिडिटरी डिजीज, कोई ऐसा आनुवंशिक डिजीज तो नहीं है। ट्विनिंग, कि कहीं इससे पहले ट्विन चाइल्ड तो नहीं हुआ था। पर्सनल हिस्ट्री में कॉन्ट्रासेप्शन यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग एलर्जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटी डी टिटेनस इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछना जरूरी है। कंप्लेंट्स, रिकॉर्ड चीफ कंप्लेंट्स विद ऑनसेट, ड्यूरेशन, सिवेरिटी, प्रोग्रेस। तो कंप्लेंट्स जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो उनसे पूछेगी क्या कोई दिक्कत आ रही है, कहीं दर्द रहता है, कुछ यूरिन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ऐसे करके चीज़ें पूछनी है, जल्दी थकान हो जाती है। नॉर्मल साइंस भी पूछना है आपको, साथ ही साथ उनकी कंप्लेंट्स भी पूछनी है और उसको डिफरेंशिएट करना है कि आप नॉर्मल से एबनॉर्मल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको आना चाहिए। आस्क इवन इफ नन स्लीप, एपेटाइट, बाउल, न्यूट्रिशन, अगर ये नहीं पूछा है तो ये भी पूछना है जो हम लेते हैं, BAMS पूछता है ना, बॉवल, एपेटाइट, मिक्ट्योरेशन एंड स्लीप, तो ये 4 चीजें तो पूछनी ही पूछनी है जब भी हिस्ट्री ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें कंक्लूजन पे जाते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलता है, डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स के थ्रू एक डेटा मिलता है। तो ये हमारा पोर्शन डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स एंड ऑब्स्टेट्रिक्स का कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर नोट्स में मेंशन्ड है। थैंक यू।